नमस्कार। 10th क्लास मेरा चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास। इसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया, सतत पोषणीय आर्थिक विकास एक ऐसा विकास जिसमें हम तरक्की भी करें, हम विकास भी करें, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। क्योंकि हमने देखा है कि हम विकास के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन हमने ना तो पर्यावरण की तरफ देखा और ना ही हमने हमारे संसाधनों की तरफ देखा। उनका हमने अंधाधुंध प्रयोग किया। आज ये परिस्थितियाँ आ चुकी है कि वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी फिर विकास कैसे करेगी। तो इसलिए हमें पर्यावरण को भी बचाना है, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी करनी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा के रखने हैं। ऐसा विकास हमें करना है। इस विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधन नियोजन क्या होता है और भारत के लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? तो संसाधनों का योजना बनाकर प्रयोग करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना ताकि संसाधन बेकार ना जाए, उसको कहते हैं संसाधन नियोजन। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खासकर भारत के लिए क्यों ज़रूरी है कि भारत में संसाधनों का वितरण असमान है। अब कई राज्य ऐसे हैं देश में जहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, कई राज्य देश में ऐसे हैं जहाँ संसाधन नाम मात्र के ही नहीं हैं। तो हमें संसाधनों को इस तरीके से बांटना है कि सभी राज्य अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। इसलिए हमें संसाधनों का एक योजना बनाकर प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। संसाधन विकास क्या होता है? संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को ही संसाधन विकास कहते हैं। और इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टेक्निक की। क्योंकि बिना टेक्निक के, बिना आर्थिक साधनों के हम संसाधन का विकास नहीं कर सकते। इसलिए टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कल हमने भंडार में पढ़ा था, पानी वाला उदाहरण आपको दिया था कि वो संसाधन है, दो गैसों का मिश्रण है, लेकिन टेक्निक न होने के कारण उस संसाधन का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संसाधनों के संरक्षण का क्या अर्थ है? ये कहता है भी संसाधनों की उचित देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि संसाधन समाप्त होने का डर है और संसाधन हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखने हैं। तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे संसाधनों में पेड़ पौधे भी आते हैं, तो पेड़ पौधे हम काट रहे हैं जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अगर ये से प्रदूषण बढ़ा तो कल को पृथ्वी पर जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। संसाधनों का प्रयोग सोच समझकर क्यों करना चाहिए? संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है, परंतु इसके गलत तरीके से प्रयोग करने से या इसके अंधाधुंध प्रयोग करने से पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं को रोकने के लिए, इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए हमें संसाधनों का बड़ा ही सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। भूमि भी एक संसाधन है। क्या महत्व है इसका? भूमि किसी भी देश की बहुत ही अमूल्य संपत्ति है। मानव जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वन्य जीवन के लिए, इसके अलावा कृषि करने के लिए, परिवहन के लिए, संचार प्रणाली के लिए भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। अतः भूमि का उपयोग हमें बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। परती भूमि किसे कहते हैं? तो हमने शुद्ध बोया गया आपने पढ़ा था, उस टाइम मैंने बताया था आपको
कि ऐसी भूमि जिस पर लगातार कृषि होती है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होती है। प्रतिभूमि वो होती है जिस पर लगातार कृषि नहीं होती, एक फसल लेने के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए, उसको हम प्रतिभूमि कहते हैं। प्रतिभूमि दो प्रकार की होती है, वर्तमान और अन्य प्रतिभूमि। अब वर्तमान प्रतिभूमि वो होती है जो 1-2 साल के लिए खाली छोड़ी जाती है, वो है वर्तमान प्रतिभूमि। और जो 3-4 सालों के लिए खाली छोड़ी जाती है वो है अन्य प्रतिभूमि। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें प्रकृति ने उपहार के रूप में दिए हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। संसाधनों को वैसे हमने 2 प्रकारों में बांटा, प्राकृतिक जो प्रकृति ने दिए, मानव निर्मित जो मानव ने बनाई, जैसे भवन, सड़क, ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित में जैसे इमारतें, सड़कें, रेलवे, ये मानव निर्मित है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिस भूमि पर लगातार कृषि हो रही है उसे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र में हम प्रतिभूमि और जोड़ देंगे, वो आ जाएगा हमारा टोटल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र में जब हम प्रतिभूमि और जोड़ देंगे तो वो हमारा कुल बोया गया क्षेत्र आ जाएगा। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, ये कहते हैं भी कई क्षेत्रों में भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, कई क्षेत्रों में भूमि का कम उपयोग होता है। इसका क्या कारण है? कुछ तो भौतिक कारक होते हैं, जैसे जलवायु है, धरातल का आकार है, मिट्टी के प्रकार हैं, ये भौतिक कारक हैं, ये प्रकृति के बनाए हुए कारक हैं। तो जैसे जहाँ मिट्टी अच्छी होती है वहाँ कृषि अच्छी होती है, भूमि का ज़्यादा उपयोग होता है। जलवायु का भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि फसलें जलवायु के अनुसार ही होती है। तो जहाँ ये चीज़ें अच्छी होती है वहाँ भूमि का यूज ज़्यादा होता है। कुछ मानवीय कारक होते हैं, जैसे अच्छी टेक्निक है, जनसंख्या का दबाव है, जहाँ पर ये होता है वहाँ भूमि का उपयोग ज़्यादा होता है। जहाँ इन चीज़ों का जनसंख्या कम होती है, टेक्निक नहीं होती, वहाँ भूमि का उपयोग भी कम होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र अलग अलग है। ये हमने पढ़ा ही था कि पंजाब हरियाणा में तो 80% भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्र में आती है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ 10% से भी कम भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। बंजर और गैर कृषि भूमि, बंजर भूमि तो वो है जो शुष्क है या पहाड़ी है या मरुस्थलीय है, जिस पर कृषि करना काफ़ी मुश्किल कार्य है, वो बंजर भूमि है। गैर कृषि भूमि वो है जो कृषि वाली तो है लेकिन उसको हमने और कामों में यूज कर रहे हैं, जैसे मकान, सड़कें, रेलवे, उद्योग, इन कार्यों में हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो गैर कृषि भूमि होती है। अन्य प्रतिभूमियों में 2-3 सालों के लिए एक बार में कृषि क्यों करते हैं? क्योंकि वो कम उपजाऊ है और कृषि करने में लागत ज़्यादा आती है, इसलिए उसमें 2-3 साल में एक बार कृषि की जाती है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में वन क्षेत्र कम है? तो हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक शोध के अनुसार 33% भूमि पर वन होने जरूरी है, लेकिन हमारे देश में तो 20% भूमि पर वन है, तब कह सकते हैं कि वन क्षेत्र कम है। मिट्टी के निर्माण में कौन से कारक सहायक हैं? मिट्टी के निर्माण में धरातल, सेल की प्रकृति, जलवायु, समय अवधि आदि कारक शामिल होते हैं। इसके अलावा तापमान, बहता हुआ पानी, ये भी मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर में क्या अंतर है? ये दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के नाम हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो खादर कहलाती है और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो पहले आई थी वो बांगर कहलाती है। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? खड़ी ढलानों के ऊपर तेज वर्षा के कारण छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, छोटी छोटी नदियाँ सी बन जाती है, क्योंकि वहाँ से मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। इसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं
जहाँ की मिट्टी नरम होती है और वो पानी के साथ बह जाती है, वहाँ अवनालिका प्रदर हो जाता है। तो 30 तक आप याद करोगे। लिखने का काम आपका है क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों, ये दो राइट करोगे आप। धन्यवाद।